डी गैंग जब डूमरी में थे उस वक्त वो लोग सब साथ में थे. Based on that material, first time I really understood what this so-called D company is. D gang जो हम D company बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई थी 1980 में. एक सोनिया बार के प्लेस है, वहाँ एक झगड़ा हुआ था हमीद मजीज और समद खान को लेके. But that incident gave rise to a series of situations which created the D company finally. लेकिन अभी हम जो बात करें D company का फिल्म है वो 1980 से 1982 तक जो भी दाऊद इब्राहिम के लाइफ में हुआ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है. D company अलग है, दाऊद इब्राहिम अलग है. दाऊद इब्राहिम उसको सिर्फ फाउंडर है, लेकिन 86 से ही दाऊद इब्राहिम more or less retired. He was not involved, very rarely he was involved in things happening after 86. लेकिन डी कंपनी का पावर तो अभी तक है. वो ब्रांड नेम पे कौन कौन चला रहे, कौन कौन नहीं चला रहे, कि किस किस का फायदा हुआ, कि कौन कौन लोग मर गए उसके ब्रांड नेम के नीचे, ये पूरा कहानी जो है हम एक सीरीज बना रहे हैं. सर आपको बहुत वक्त लगा इसके लिए, हमने सुना तकरीबन 20 साल का टाइम लग गया आपको रिसर्च करने में. बिकॉज आई एम ए रिसर्चर, अगर मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ. हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव. हमने बहुत सारी आइकॉनिक फिल्मों के बारे में सुना है, जैसे शिवा, सरकार, कंपनी, शूल, रंगीला. ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी, और मैं तो ये कहूंगी that they have conceived new age Indian cinema. And right now we have with us the godfather of all these films, who is coming up with his new film D Company. Yes, I'm talking about Indian filmmaker Mr. Ram Gopal Verma. Ram Gopal sir, बहुत बहुत स्वागत आपका. कैसे हैं आप? हाय. So sir, पहले मैं आपको congratulate करना चाहूंगी for D Company, but I want to know personally कि D Company, how did you go about conceiving this film D Company? जी बेसिकली मुझे बहुत पहले से एक अंडरवर्ल्ड को स्टडी करने का एक आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द जॉनर, एंड एवर सिंस मैंने गॉडफादर पढ़ी थी मेरे कॉलेज टाइम पे, यू नो. एंड जब मैं शुरुआत में 95 में मैं रंगीला बनाने के लिए आया था मुंबई, उस वक्त मैं बॉम्बे में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ फोटो देखता था कि गैंगस्टर पकड़ा गया, थिंग्स लाइक दैट. That is when I actually started understanding what the underworld is. सर हमने देखा कि आपने अंडरवर्ल्ड को लेके बहुत सारी फिल्में बनाई है ना, बहुत अच्छे से अंडरवर्ल्ड की साइकी को आपने समझा. So how you were inclined towards that? So Satya, I made it because I was fascinated seeing the newspaper reports of the underworld in 95-96. Okay. When I was making Rangila during that time. Okay. And then at a point of time, I met some like middlemen. They're not exactly underworld guys, but they have थोड़े बहुत connections है उनके building trade में, real estate में, ऐसा कुछ. और उनकी उन लोग ने जो बताया उसके बेस के ऊपर मैंने कंपनी बनाया 2002 में. बट एक्चुअली 2-3 साल पहले मैं पहली बार कुछ लोगों को मिला है जो एक्चुअली दे आर रियल अंडरवर्ल्ड गाइस. वो लोग डी कंपनी में काम करते थे. दाऊद इब्राहिम के डी गैंग जब डूमरी में थे उस वक्त वो लोग सब साथ में थे. उनको I mean based on that material, first time I really understood what this so-called D company is, because मेरा sources जो थे वो सब insiders है, वो सब direct from English में जो बोलते हैं from the horse's mouth, you know. और वो इतनी elaborate और इतनी एक effective कहानी थी, तो I wanted to make it my lifetime dream to put this on screen. और उसमें एक डी गैंग जो हम डी कंपनी बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई थी 1980 में. एक सोनिया बार के प्लेस है, वहाँ एक झगड़ा हुआ था हमीद मजीज और समद खान को लेके. But that incident gave rise to a series of situations which created the D company finally. Okay. You know? तो मैं वहां से शुरू करके मैंने कहानी बताने का मेरा पॉइंट है. लेकिन अभी हम जो बात करें डी कंपनी का फिल्म है वो 1980 से 1982 तक जो भी दाऊद इब्राहिम के लाइफ में हुआ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है. लेकिन डी कंपनी तो 2015 तक चल रही थी जब छोटा राजन का अरेस्ट हो गया बाली में. यू नो, सो डी कंपनी अलग है, दाऊद इब्राहिम अलग है. दाऊद इब्राहिम उसको सिर्फ फाउंडर है, उसको जो बनाया, उसको जो शुरुआत की थी. लेकिन 86 से ही दाऊद इब्राहिम more or less retired. He was not involved, very rarely he was involved in things happening after 86. लेकिन डी कंपनी का पावर तो अभी तक है.
तो वो ब्रांड नेम पे कौन कौन चला रहे, कौन कौन नहीं चला रहे, किस किस का फायदा हुआ, कि कौन कौन लोग मर गए उसकी ब्रांड नेम के नीचे, ये पूरा कहानी जो है हम एक सीरीज बना रहे। अभी ये फिल्म जो है, ये दिस जस्ट लाइक द ट्रेलर फॉर द सीरीज। ओके, तो सर आपको बहुत वक्त लगा इसके लिए, हमने सुना है तकरीबन 20 साल का टाइम लग गया आपको रिसर्च करने में, तो इतना वक्त क्यों लग गया आपको? मेरा पॉइंट है, मैं बिकॉज आई एम ए रिसर्चर, अगर मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, इसलिए कि सब्जेक्ट मैटर के मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं बार बार को बहुत ही लोगों से मैं बात करते रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। और आप 5 लोग को आपने मिले और 5 लोग को आपने एक आदमी के लिए पूछा, तो 5 डिफरेंट वर्जन्स बने। ऐसा नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहे, तो इसलिए कि उनकी जो रिलेशनशिप अलग हो सकता है, उनकी जो जिन परिस्थिति में वो लोग मिले वो अलग हो सकती है, किस टाइम पीरियड पे वो मिले वो भी अलग हो सकते हैं। इसके हिसाब से हम सबको हर एक के ऊपर अलग अलग ओपिनियंस होते हैं जो हम रीड करते हैं। सो वो सब मैं एब्जॉर्ब करके सिमुलेट करके मेरा अपना खुद एक नैरेटिव बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। वेरी नाइस। अच्छा, हमने देखा है सर अक्सर आप अंडरवर्ल्ड पे ही मतलब हमेशा से आपने फिल्में बनाई हैं। वन एंड ओनली रोमांटिक फिल्म ऑफ योर्स वाज रंगीला, जिसके बाद आपने कभी रोमांटिक फिल्म बनाई ही नहीं। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन था क्यों नहीं बनाई आपने रोमांटिक फिल्म? That is not true। इसलिए किसी में अगर मैं 70 से ज्यादा फिल्म मैंने बनाई, बोथ इन हिंदी एंड तेलुगु, व्हिच इज माय होम टाउन। लेकिन इसमें सब मिलके मैं सिर्फ चार बनाए अंडरवर्ल्ड फिल्म, सब मिलके। अच्छा। बट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट इट मेड, पीपल थिंक आई मेक ओनली अंडरवर्ल्ड फिल्म्स। वो एक इम्पैक्ट ऐसा ही रहा आपका हमेशा से। अच्छा, एक दौर था सर जो सिर्फ राम गोपाल वर्मा सर का था, है ना, इंडियन सिनेमा में, कि आपके टाइप की फिल्में बनती थी और आप अपनी अलग तरह की फिल्में बनाते थे, स्पेशली ऑन द अंडरवर्ल्ड इफ आई टॉक अबाउट। उसके बाद अनुराग कश्यप आए, देन और भी कई डायरेक्टर्स आए जिन्होंने एक्सटेंशन किया आगे क्राइम थ्रिलर्स का या अंडरवर्ल्ड पे फिल्मों का। लेकिन फिर लोगों को लगा कुछ वक्त के लिए कि आप एकदम वैनिश हो गए, मतलब, है ना। लेकिन अभी क्या कह सकते हैं कि डी कंपनी इज द रिवाइवल ऑफ योर्स और समथिंग एल्स? See, I make films faster than anybody else, but since I'm predominantly from Hyderabad, I also make a lot of films from here. और अभी टाइम पे जस्ट सरकार तो मेड इन 2017, you know, for example, you know, so 18 हो गया, and then after that this COVID thing came, and before that I also made a martial arts film which got stopped because of the COVID. That also is over. Okay. तो ऐसा नहीं कि मैं 5-10 साल से मैं गायब हो गया। Yeah. So sir, we have seen you have signed Ashwath and Rudra, who are real life brothers also. So making real life brothers on screen chemistry को उनकी कैश करना स्क्रीन पर, it's like a bit challenging also, but then ये बहुत rare भी देखा गया है. So what made you sign these two for the film? See, I was actually never aware of Ashwath's brother in the beginning. When I was actually looking for the character of Dawood Ibrahim, which was obviously the most important thing in this film. And I auditioned more than 35 people before I finally decided. And the way he was sending the videos of his audition and the way he was shooting himself, I was actually got curious about that, and I told him, "Can you tell me who is shooting this?" Achha. And he said, "It's my brother." Yeah. I said, "Okay, no." And then because he also had the script copy, he told me, "Sir, this is one actor. You please take a look at him. How he will be for Sabir's character." No, and I liked him. I said, "Who's this guy?" He said, "No, he's my brother who's been shooting the videos." So that is how his brother came into me, and he was really good actor. And so I thought it would be interesting to cast two real life brothers to play two real life brothers. Very nice. लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपको, मतलब दोनों ही न्यू फेसेस हैं ऑलमोस्ट, तो आपको लगा नहीं कि आपकी इतनी साल की रिसर्च है, इतनी प्रेपरेशंस ऑफ कोर्स आपने की होंगी, इतने चैलेंजेस हुए होंगे उसमें, एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक रिस्क हो जाएगा? इसी पॉइंट है कि मुझे लगता है कि हम रियल लाइफ जॉनर में कभी भी न्यू एक्टर्स वर्क मोर बिकॉज दे लुक रियल, दे लुक कैरेक्टर्स। उनका कुछ पुराना इमेज नहीं है, जो भी फिल्म्स वो लोग शायद कर चुके उसके पहले वो इमेज नहीं है। अगर सी सत्या, इफ इट बिकॉज इट हैड न्यू पीपल,
इट लुक रियल बिकॉज ऑफ दैट। अगर उसी में अगर हम उस वक्त की बड़ा स्टार्स लेके मैंने बनाया, शायद चल सकते, बट इट विल रन फॉर अदर रीजंस, यू नो, बट नॉट बिकॉज इट्स ऑथेंटिक। जब हमने गॉडफादर देखा है, गॉडफादर में सब लोग बोलते हैं कि मार्लोन ब्रांडो बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन मार्लोन ब्रांडो को तो मैं पहली बार गॉडफादर में देखा, तो then I can see he's also a new actor for me, you know. But because they're looking so real without any image, a believability factor is बहुत heightened हो गया उसकी वजह से। ये मेरा मानना है, especially genre films में, I think the actors should be as new as possible. So any difference does that make, since this film, like The Company, is also into 5 different languages and you have shooted it at the same time? So any difference does that make? That is not see, I mean, eventually really, see on the OTT every film gets dubbed into n number of languages, but this is predominantly shot in Hindi. Sir, ऐसा भी कहा जाता है that like you glorify the like underworld in your films. So do you think that should be done in that particular way? See, glorified दो reasons हो सकते हैं। See, एक अब अगर हम commercial pot boiler films देखते हैं, जैसे बड़े बड़े stars जैसे अजय देवगन है या शाहरुख खान है, सलमान खान है, they also keep beating up people keep whistling, ताली मारना, सीटी मारना, सब करते हैं, you know, but that is not to be taken seriously. That is just like a comic book treatment in a certain way of what you look at it, just for fun and enjoyment. When you make a realistic film, अगर सत्या में everybody died, whoever took the gun in Satya, so I don't call it glorifying, I don't call it romanticizing. So because I'm being realistic, they're real people, they're as much as you and me, but they took a certain decision in a certain time and which eventually resulted in their death. So how can that be called glorifying? But by showing them grey, I think हमको उसका जो source problem है, underworld जैसी organization क्यों actually आदि, that we will understand because of it. Yeah, exactly. अच्छा सर, अभी के वक्त की अगर बात करें तो आपको कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका काम आपको अच्छा लगता है? See, honestly, I see mostly foreign films and Hollywood. I very rarely watch because of the kind of genres I like. I find that far more I mean, every which way effective when I see foreign films. Yeah. Okay. So since you're into this industry from long, so how do you feel when you look back at your initial days? I don't have time to look back at this because what has happened has happened. I forget it. I forget what happened yesterday actually. So I really don't have any attachment to my initial days. But कुछ तो memories होती हैं सर, कुछ ऐसे दिन होते हैं, कभी आपके साथ भी रहा होगा कुछ ऐसा। Yeah, but I think I'm too busy to thinking about what's happening today and what I have to do tomorrow. So it's not like really, yeah. Okay. So can we expect that your best is yet to come? I don't know what my best is. I start making every film thinking that it's my best. So I will never know what's my best. Okay. Otherwise, why should you make it? Yeah. Yeah. My one last question to you. How do you want people to remember you? Like, I don't care about anyone remembering. Yeah. Because I forget the world 1 second after I die. So why should people remember me? In 2021, after this D Company, what all will be watching from your side? Yeah, I've made a martial arts film called Ladki. That is also coming very soon. Yeah. Yeah. Thank you so much, sir, for talking to us on Punjab Kesari. It's one such wonderful conversation with you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. D Company, how did you go about conceiving this film? 2-3 साल पहले मैं पहली बार कुछ लोगों को मिला है जो actually they are real underworld guys. You know, वो लोग D Company में काम करते थे, दाऊद इब्राहिम के D Gang जब डूमरी में थे, उस वक्त वो लोग सब साथ में थे. Based on that material, first time I really understood what this so-called D Company is. D Gang जो हम D Company बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 1980 में. एक सोनिया बार के प्लेस है, वहाँ एक झगड़ा हुआ था हमीद मजीज और समद खान को लेके. But that incident gave rise to a series of situations which created the D Company finally. लेकिन अभी हम जो बात करें D Company का फिल्म है, वो 1980 से 1982 तक जो भी दाऊद इब्राहिम के लाइफ में हुआ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं. D Company अलग है, दाऊद इब्राहिम अलग है. दाऊद इब्राहिम उसको सिर्फ फाउंडर है,
लेकिन 86 से ही दाऊद इब्राहिम more or less retired. He was not involved. Very rarely he was involved in things happening after 86. लेकिन डी कंपनी का पावर तो अभी तक है। वो ब्रांड नेम पे कौन कौन चला रहे, कौन कौन नहीं चला रहे, कि किस किस का फायदा हुआ, कि कौन कौन लोग मर गए उसकी ब्रांड नेम के नीचे, ये पूरा कहानी जो है हम एक सीरीज बना रहे हैं। सर आपको बहुत वक्त लगा इसके लिए, हमने सुना तकरीबन 20 साल का टाइम लग गया आपको रिसर्च करने में। बिकॉज आई एम ए रिसर्चर, अगर मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ। हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदे। हमने बहुत सारी आइकॉनिक फिल्मों के बारे में सुना है, जैसे शिवा, सरकार, कंपनी, शूल, रंगीला। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी, और मैं तो ये कहूंगी that they have conceived new age Indian cinema. And right now we have with us the godfather of all these films, who is coming up with his new film D Company. Yes, I'm talking about Indian filmmaker Mr. Ram Gopal Verma. राम गोपाल सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं आप? हाय हाय। So sir, पहले मैं आपको congratulate करना चाहूंगी for D Company, but I want to know personally कि D Company, how did you go about conceiving this film D Company? जी बेसिकली मुझे बहुत पहले से एक अंडरवर्ल्ड को स्टडी करने का एक आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन द जॉनर, एंड एवर सिंस मैंने गॉडफादर पढ़ी थी मेरे कॉलेज टाइम पे, यू नो। एंड जब मैं शुरुआत में 95 में मैं रंगीला बनाने के आया था मुंबई, उस वक्त मैं बॉम्बे में जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज होते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ फोटो देखता था कि गैंगस्टर पकड़ा गया, थिंग्स लाइक दैट। That is when I actually started understanding what the underworld is. सर हमने देखा कि आपने अंडरवर्ल्ड को लेके बहुत सारी फिल्में बनाई है ना, बहुत अच्छे से अंडरवर्ल्ड की साइकी को आपने समझा। So how you were inclined towards that? So Satya, I made it because I was fascinated seeing the newspaper reports of the underworld in 95-96. Okay. When I was making Rangila during that time. Okay. And then at a point of time, I met some like middlemen. They're not exactly underworld guys, but they have थोड़े बहुत connections है उनके building trade में, real estate में, ऐसा कुछ। और उन लोग ने जो बताया उसके बेस के ऊपर मैंने कंपनी बनाया 2002 में। But actually 2-3 साल पहले मैं पहली बार कुछ लोगों को मिला है जो actually they are real underworld guys, you know। वो लोग डी कंपनी में काम करते थे, दाऊद इब्राहिम के डी गैंग जब डूमरी में थे, उस वक्त वो लोग सब साथ में थे। उनको I mean based on that material, first time I really understood what this so-called D company is, because मेरा sources जो थे वो सब insiders है, वो सब direct from English में जो बोलते हैं from the horse's mouth, you know। और वो इतनी elaborate और इतनी एक effective कहानी थी, तो I wanted to make it my lifetime dream to put this on screen। और उसमें एक डी गैंग जो हम डी कंपनी बोलते हैं, उसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। एक सोनिया बार के एक प्लेस है, वहाँ एक झगड़ा हुआ था हमीद मजीज और समद खान को लेके। But that incident gave rise to a series of situations which created the D company finally। Okay। You know? तो मैं वहां से शुरू करके मैंने कहानी बताने का मेरा पॉइंट है। लेकिन अभी हम जो बात करें डी कंपनी का फिल्म है, वो 1980 से 1982 तक जो भी दाऊद इब्राहिम के लाइफ में हुआ उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है। लेकिन डी कंपनी तो 2015 तक चल रही थी, जब छोटा राजन का अरेस्ट हो गया बाली में, यू नो। सो डी कंपनी अलग है, दाऊद इब्राहिम अलग है। दाऊद इब्राहिम उसको सिर्फ फाउंडर है, उसको जो बनाया, उसको जो शुरुआत की थी। लेकिन 86 से ही दाऊद इब्राहिम more or less retired. He was not involved, very rarely he was involved in things happening after 86. लेकिन डी कंपनी का पावर तो अभी तक है। तो वो ब्रांड नेम पे कौन कौन चला रहे, कौन कौन नहीं चला रहे, कि किस किस का फायदा हुआ, कि कौन कौन लोग मर गए उसकी ब्रांड नेम के नीचे, ये पूरा कहानी जो है हम एक सीरीज बना रहे। अभी ये फिल्म जो है, ये दिस इज जस्ट लाइक द ट्रेलर फॉर द सीरीज। ओके। तो सर आपको बहुत वक्त लगा इसके लिए, हमने सुना तकरीबन 20 साल का टाइम लग गया आपको रिसर्च करने में, तो इतना वक्त क्यों लग गया आपको? मेरा पॉइंट है, मैं बिकॉज आई एम ए रिसर्चर, अगर मैं फिल्म मेकर नहीं हूँ, इसलिए कि सब्जेक्ट मैटर के मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं बार बार को बहुत ही लोगों से मैं बात करते रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। और आप
5 लोग को आपने मिले और 5 लोग को आपने एक आदमी के लिए पूछा तो 5 डिफरेंट वर्जन्स बने। ऐसा नहीं कि वो लोग झूठ बोल रहे, तो इसलिए कि उनकी जो रिलेशनशिप अलग हो सकता है, उनकी जो जिन परिस्थिति में वो लोग मिले वो अलग हो सकती है, किस टाइम पीरियड पे वो मिले वो भी अलग हो सकती है। इसके हिसाब से हम सबको हर एक के ऊपर अलग अलग ओपिनियंस होते हैं जो हम रीड करते हैं। सो वो सब मैं एब्जॉर्ब करके सिमुलेट करके मेरा अपना खुद एक नैरेटिव बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। वेरी नाइस। अच्छा, हमने देखा है सर अक्सर आप अंडरवर्ल्ड पे ही मतलब हमेशा से आपने फिल्में बनाई हैं। वन एंड ओनली रोमांटिक फिल्म ऑफ योर्स वाज रंगीला, जिसके बाद आपने कभी रोमांटिक फिल्म बनाई ही नहीं। तो इसका कोई स्पेसिफिक रीजन था क्यों नहीं बनाई आपने रोमांटिक फिल्म? that is not true। इसलिए किसी अगर अगर मैं 70 से ज्यादा फिल्म मैंने बनाई, बोथ इन हिंदी एंड तेलुगु, व्हिच इज माय होम टाउन। लेकिन इसमें सब मिलके मैं सिर्फ चार बनाए अंडरवर्ल्ड फिल्म सब मिलके। अच्छा। बट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट इट मेड, पीपल थिंक आई मेक ओनली अंडरवर्ल्ड फिल्म्स। वो एक इम्पैक्ट ऐसा ही रहा आपका हमेशा से। अच्छा, एक दौर था सर जो सिर्फ राम गोपाल वर्मा सर का था, है ना, इंडियन सिनेमा में, कि आपके टाइप की फिल्में बनती थी और आप अपनी अलग तरह की फिल्में बनाते थे, स्पेशली ऑन द अंडरवर्ल्ड इफ आई टॉक अबाउट। उसके बाद अनुराग कश्यप आए एंड और भी कई डायरेक्टर्स आए जिन्होंने एक्सटेंशन किया आगे क्राइम थ्रिलर्स का या अंडरवर्ल्ड पे फिल्मों का। लेकिन फिर लोगों को लगा कुछ वक्त के लिए कि आप एकदम वैनिश हो गए, मतलब, है ना। लेकिन अभी क्या कह सकते हैं कि डी कंपनी इज द रिवाइवल ऑफ योर्स और समथिंग एल्स? See, I make films faster than anybody else, but since I'm predominantly from Hyderabad, I also make a lot of films from here. और अभी टाइम पे जो सरकार ने made in 2017, you know, for example, you know, so 18 हो गया, and then after that this COVID thing came, and before that I also made a martial arts film which got stopped because of the COVID. That also is over. Okay. तो ऐसा नहीं कि मैं 5-10 साल से मैं गायब हो गया। Yeah. So sir, we have seen you have signed Ashwath and Rudra, who are real life brothers also. So making real life brothers on screen chemistry को उनकी कैश करना स्क्रीन पर, it's like a bit challenging also, but then ये बहुत rare भी देखा गया है. So what made you sign these two for the film? See, I was actually never aware of Ashwath's brother in the beginning. When I was actually looking for the character of Dawood Ibrahim, which was obviously the most important thing in this film. And I auditioned more than 35 people before I finally decided. And the way he was sending the videos of his audition and the way he was shooting himself, I was actually got curious about that, and I told him, "Can you tell me who is shooting this?" Achha. And he said, "It's my brother." Yeah. I said, "Okay, no, and then because he also had the script copy, he told me, "Sir, this is one actor. You please take a look at him. How he will be for Sabir's character." No, and I liked him. I said, "Who's this guy?" He said, "No, he's my brother who's been shooting the videos." So that is how his brother came into me, and he was really good actor. And so I thought it would be interesting to cast two real life brothers to play two real life brothers. Very nice. लेकिन कहीं ना कहीं कोई आपको, मतलब दोनों ही न्यू फेसेस हैं ऑलमोस्ट, तो आपको लगा नहीं कि आपकी इतनी साल की रिसर्च है, इतनी प्रेपरेशंस ऑफ कोर्स आपने की होंगी, इतने चैलेंजेस हुए होंगे उसमें, एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक रिस्क हो जाएगा? इसी पॉइंट है कि मुझे लगता है कि हम रियल लाइफ जॉनर में कभी भी न्यू एक्टर्स वर्क मोर बिकॉज दे लुक रियल, दे लुक कैरेक्टर्स। उनका कुछ पुराना इमेज नहीं है, जो भी फिल्म्स वो लोग शायद कर चुके उसके पहले वो इमेज नहीं है। अगर सी सत्या, इफ इट बिकॉज इट हैड न्यू पीपल, इट लुक रियल बिकॉज ऑफ दैट। अगर उसी में अगर हम उस वक्त की बड़ा स्टार्स लेके मैंने बनाया, शायद चल सकते, बट इट विल रन फॉर अदर रीजंस, यू नो, बट नॉट बिकॉज इट्स ऑथेंटिक। जब हमने गॉडफादर देखा है, गॉडफादर में सब लोग बोलते हैं कि मार्लोन ब्रांडो बहुत बड़ा स्टार है, लेकिन मार्लोन ब्रांडो को तो मैं पहली बार गॉडफादर में देखा, तो then I can see he's also a new actor for me, you know, but because they're looking so real without any image, a believability factor is बहुत heightened हो गया उसकी वजह से। ये मेरा मानना है, especially genre films में I think the actors should be as new as possible.
So any difference does that make, since this film, like The Company, is also into 5 different languages and you have shooted it at the same time? So any difference does that There make is in not, terms of see, I mean, see, eventually, see, on the OTT, every film gets dubbed into n number of languages, but this is predominantly shot in हाँ. Hindi. सर ऐसा भी कहा जाता है Yeah. that like you glorify the like underworld in your films. So do you think that should be done in that particular way? See, glorified दो reasons हो सकते हैं. See, एक अब अगर हम commercial pot boiler films देखते हैं, जैसे भी बड़े-बड़े stars जैसे अजय देवगन है, या शाहरुख खान है, सलमान खान है, they also keep beating up people. People keep whistling, ताली मारना, सीटी मारना, वो सब करते हैं, you know. But that is not to be taken seriously. That is just like a comic book treatment in a certain way of what you look at, just for fun and enjoyment. When you make a realistic film, अगर सत्या में everybody died, whoever took the gun in Satya. So I don't call it glorifying. I don't call it romanticizing. So because I'm being realistic, they're real people. They're as much as you and me. But they took a certain decision in a certain time, and which eventually resulted in their death. So how can that be called glorifying? But by showing them grey, I think हमको उसका जो source problem है, underworld जैसी organization क्यों actually आती है, that we will understand because of it. Yeah. Exactly. अच्छा सर, अभी के वक्त की अगर बात करें तो आपको कौन से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका काम आपको अच्छा लगता है? See, honestly, I see mostly foreign films and Hollywood. I very rarely watch because of the kind of genres I like. I find that far more I mean, every which way effective when I see foreign films. Yeah. Okay. So since you're into this industry from long, so how do you feel when you look back at your initial days? I don't have time to look back at history because what has happened has happened. I forget it. I mean, I forget what happened yesterday actually. So I really don't have any attachment to my initial days. But कुछ तो memories होती हैं सर, कुछ ऐसे दिन होते हैं, कभी आपके साथ भी रहा होगा कुछ ऐसा. Yeah, but I think I'm too busy to thinking about what's happening today and what I have to do tomorrow. So it's not like really, yeah. Okay. So can we expect that your best is yet to come? I don't know what my best is. I start making every film thinking that it's my best. So I will never know what's my best. Okay. Otherwise, why should you make it? Yeah. Yeah. My one last question to you. How do you want people to remember you? Like, I don't care about anyone remembering. Yeah. Because I forget the world 1 second after I die. So why should people remember me? In 2021, after this D Company, what all will be watching from your side? Yeah, I've made a martial arts film called Ladki. That is also coming very soon. Yeah. Yeah. Thank you so much, sir, for talking to us on Punjab Kesari. It's one such wonderful conversation with you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye.